हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, टेट की डेट आ चुकी है। जैसा आप जानते 23 जनवरी डेट आ गई है आपकी यूपी टेट की। और सी टेट के तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। और सुपर टेट भी लगभग संभावित आपको डेट पता ही चल चुकी होगी। थोड़ा जो भी अनाउंस हुआ है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, पर सुपर टेट भी अब लगभग नज़दीक ही है। तो इनके लिए ये रामबाण है जो मैं अब सीरीज़ लेके आया हूँ। चूँकि ये टेट का तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से सारे सवाल उठाए हुए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी सवाल बनाए हैं जो संभावित हो सकते हैं। जैसा अभी दिसंबर में हुआ था पेपर आपका, नवंबर में 28 नवंबर को जैसा पेपर हुआ था आपका, उस हिसाब से उसका संभावित क्या हो सकता था प्रारूप, उसमें थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चंस फॉर्म्ड किए गए हैं। दूसरी बात यह कि जिन बच्चों का ग्रुप डी या एनटीपीसी मेंस, सीजीएल, यूपी पुलिस जो भी लगा एग्जाम, उन सब के लिए ये फायदेमंद सीरीज होगी। क्योंकि किसी सवाल के आगे ये लिखा नहीं होता कि ये पेपर किस एग्जाम के लिए बना है। किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है, कोई भी सा सवाल पूछा जा सकता है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सबको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और फिर इस सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। बहुत आपको मजा आने वाला है और सबके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ठीक है, चलो देखिए, पहला सवाल जैसा आप देख रहे हो कि एक पाइथागोरस ट्रिक की ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो सबसे पहले तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उनको आपको समझना है कि वो ट्रिपलेट जो है आपके क्या हैं, किस तरह के ट्रिपलेट होते हैं, वो आप जान लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ट्रिपलेट बनते हैं, यदि आप ये जान लिए तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, समझना। जैसे मान लीजिए ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको आप समझिए पहले। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है जिसकी साइडें मैं मान लेता हूं कि ए बी सी साइडें हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ये शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं, साइड ए बी बी सी सी है। तो यदि ये आपका 90 डिग्री है तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। ये बेस है यानी ये आधार है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। और ये क्या है, ये आपका लंब है। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। इतनी बात तो आप जानते ही जानते हो। अब हमें वो सारे ट्रिपलेट चाहिए। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि 3 भुजाएं हैं किसी भी त्रिभुज की। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं के लिए ऐसी कौन कौन सी भुजाएं हैं जो इस फॉर्म्ड को, इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। और ये क्या कह रहा था, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है ये। क्या प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको वो ट्रिपलेट में लिखवा देता हूं सारे, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। समझना, जैसे आप एक ट्रिपलेट याद रखो, 5 4 3। कर्ण यदि 5 है तो बाकी की 2 भुजाएं आपकी होंगी 4 और 3। इसके बाद आप याद रखो 13 12 5। मैं सारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट आपको लिखवा दे रहा हूं, 13 12 5। इसके बाद एक है 17 15 8, 17 15 8। नेक्स्ट है 25 24 7। नेक्स्ट है, यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट है आपका 29 21 और 20। ये अच्छा, इनसे और भी कई सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं। जैसे आप इसमें 4 का 2 का गुणा कर दो तो यहां से आप बना लोगे कितना, 10 8 6। इसमें और 2 का गुणा कर दो तो नेक्स्ट बन जाएगा ट्रिपलेट क्या, 20 16 12। इस तरह से आप कई सारे ट्रिपलेट बना सकते हो। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, आप एक बार और समझ लीजिए चीजों को। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिएगा जरा। आपने पहले ट्रिपलेट क्या याद रखा, 5 4 3। इसमें 2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 10 8 6। इसमें फिर से 2 का गुणा कर दोगे तो
20, 16, 12, इसमें फिर से 2 का गुणा कर दोगे तो 40, 32, 24। इस तरह से मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट था वो कितना था, 5, 4, 3। इसी में मल्टीप्लाई कर करके आप बहुत सारे नए ट्रिपलेट फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आपने देखा, 13, 12, 5, इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 26, 24, 10। 2 का और गुणा कर दो तो आएगा 52, 48, 20। तो एक ये ट्रिपलेट है जिससे कई सारे ट्रिपलेट आप बना सकते हो। इसी ट्रिपलेट से मैंने ये सारे ट्रिपलेट बनाए हैं। नेक्स्ट जरा देखो ट्रिपलेट और क्या बन सकता है। आप एक ये ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा कि 25, ठीक है, एक ट्रिपलेट है आपका 17, 15, 8। ये बात समझ रही है किस तरह से ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि भाई मेरे यदि आप 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, जबकि 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा। 15 का स्क्वायर 225, इसमें जब 64 जोड़ोगे आप तो 289 आपको मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही रहे होगे। तो 15, 17, 5। नेक्स्ट है आपका एक ये है कि 25, 24, 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 625, जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट है आपका 25, 24, 7, दूसरा है 29, 21, 20। क्लियर। तो ये सारे ट्रिपलेट हैं। जैसे 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, आप जब इसको जोड़ोगे तो 841 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 841। 29 का स्क्वायर होता है। तो ये ट्रिपलेट यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप अप्रोच लगाओगे और डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो अब यदि मैं सवाल को देखूं इनमें से, इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो। इन्हीं ट्रिपलेट से बहुत सारी कहानी बनेगी, ठीक है। इसका तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आपने समझ लिया। अब जरा इधर देखो, जैसे इस सवाल की मैं बात करूं तो इस सवाल में यहां पर आपसे एक ट्रिक पूछी गई थी कि पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करो, मतलब वो ट्रिपलेट ज्ञात करना है आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आप मुझे बताओ, इसमें सबसे छोटी संख्या यदि 8 है तो बाकी आपने अभी क्या पढ़ा कि 6, 8, 10 है ना, 6, 8, 10। तो इसमें एक ही ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, नहीं, सबसे छोटी संख्या 8 है। तो उसमें यदि हम 6, 8, 10 वाला लेते हैं तो इसमें सबसे छोटी संख्या तो 6 हो जाएगी, जबकि हमसे बोला गया कि सबसे छोटी संख्या कितनी, 8। तो अभी मैंने बताया क्या कि एक अभी बताया 17, 15, 8, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। आपको दिखा देते हैं कहां पे है ये, इधर देखो, ठीक है, ये लिखा है, इसको समझो। देखो सबसे छोटा जिसमें 8 हो वो एक ही है, ये देखो 17, 15, 8। क्लियर। चलो अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये देखो कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या ये 9 क्या है, ये 9 से विभाज्य हो। तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए कि यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो उसकी क्या कंडीशन है। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो अपने अंकों के योग, जब यदि उस संख्या का हम करेंगे तो वो संख्या अंकों का योग से पूरी तरह से विभाज्य होगी। कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, यदि मुझे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको अंकों का क्या करना है, योग कर लेना है बस। अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। बात समझिए, संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। योग की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई हैं कि देखो 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी दोनों सेम होती है। 3 की डिविजिबिलिटी भी इसी तरीके से चेक करते हैं कि अंकों का हम डिजिट योग कर लेते हैं, और 9 की भी डिविजिबिलिटी इसी तरीके से चेक करते हैं कि हम अंकों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। आप इधर देखना, संख्या हमारे पास ये है, इसको 9 से विभाज्य बनाना है। मैं इस संख्या को थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, जैसे 4, 1, 7, Z 8। मुझे इस Z का मान पता करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 और 1 9, ये तो पूरा कट गया, 7 4 11, 11 प्लस Z। अब हम Z का क्या मान रख दें जो 11 में जुड़ करके वो वैल्यू 9 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए। तो Z की जगह यदि हम 7 लिख देंगे
तो 11 7 18 हो जाएगा और इस संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वैसे मैं आपको डिविजिबिलिटी के और भी टेस्ट बता देता हूं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये। देखिएगा जरा, डिविजिबिलिटी के मैं और आपको टेस्ट बता देता हूं। जैसे आपको 0 दिख जाए, 0, ठीक है, 0 की डिविजिबिलिटी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको 3 की डिविजिबिलिटी बता दूं, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग करके बस देख लेते हैं, अंकों का योग करके देख लेते हैं, फटाफट देख सकते हो। और 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का सिंगल डिजिट देखते हैं, इवन ऑड देख लेते हैं, संख्या इवन है तो 2 से कट जाएगी। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट यदि कट रहे होंगे तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी ये है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम संख्या के 3 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। इसी तरह से यदि मैं 16 की बात करूंगा तो लास्ट के 4 डिजिट देख लेंगे 16 की डिविजिबिलिटी के लिए। और मैं 5 की बात करूं तो 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में यदि 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। 6 की डिविजिबिलिटी में इवन नंबर यदि वो 2 से कट रहा है तो वो 6 से कटेगा। 7 की डिविजिबिलिटी में हम कई तरीके हैं, ऑस्कुलेटर 2 भी यूज कर सकते हैं, -2, और अल्टरनेट 3 का पेयर भी बना सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूं, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। 11 की डिविजिबिलिटी इवन ऑड प्लेसेस को सम लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, 11 की विभाज्यता में क्या करते हैं, इवन एंड ऑड प्लेसेस का क्या लेते हैं, सम लेते हैं। यदि डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो संख्या पूरी तरह से कटेगी। इवन और ऑड प्लेसेस का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, सम का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। यदि वो 0 आ रहा है या फिर वो 11 का मल्टीपल आ रहा है देन वो पूरी संख्या कट जाएगी। ये बातें तो उम्मीद है आपको पहले से आती होंगी। अब जैसे आपको यहां से इसका तो हो गया आंसर, फाइनली आपने बना लिया। ये देखिएगा इसको कैसे बनाओगे आप, क्या अप्रोच है इस सवाल को, थोड़ा रोकिएगा, रोक करके फिर बताइएगा कैसे आप इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे बनाओगे। बताइए क्या अप्रोच है यहां पर आपकी। देखो, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मैंने माना कि इसका एक मूल अल्फा है, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल मैंने मान लिया बीटा। दूसरा मूल मान लो आप क्या, 1/अल्फा, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, हाँ 1/अल्फा, ठीक है, 1/अल्फा। दूसरा लो, इसका एक मूल अल्फा मानो, दूसरा मूल 1/अल्फा मानो। क्यों मानो, क्योंकि दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो। इसका पहला मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मूल जाहिर सी बात है 2 ही होंगे। क्यूबिक इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, यदि हम यहां पर, यदि आप इसको, अच्छा ये 1/अल्फा को क्या मैं मान सकता हूं, 1/अल्फा को मैं बीटा मान सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसका दूसरा रूट बीटा है लेकिन ये इसका व्युत्क्रम है, यानी कि जस्ट 1/बीटा। तो आप मुझे बताओ जरा कि यदि मैं मूलों का व्युत्क्रम करूं, देखिए यहां पर एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम हो, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। आप मुझे एक बात बताओ यहां से कि यदि मैं, आप अच्छे से जानते हो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। और मैंने क्या किया है यहां पर कि बीटा को दूसरा मूल 1/ क्या है, अल्फा, क्योंकि इसका जस्ट व्युत्क्रम है। तो मैं अल्फा की जगह अल्फा रखूंगा लेकिन बीटा की जगह 1/अल्फा रखूंगा, क्योंकि इसका दूसरा मूल जो है, पहला मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, जस्ट उल्टा है।
और ये क्या है, ये बराबर है किसके, c अपॉन a के। ये बातें आपने पढ़ रखी हैं, इससे ये कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा c। a इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू c का मतलब c ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, c ऑप्शन फाइनली हमारे पास हो जाएगा राइट। अच्छा ये देखो इसका क्या अप्रोच है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। कह रहे कि मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम किसी बंटन का बहुलक। वैसे पहले ये जानो कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब ये होता है कि जो टर्म्स मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करे। जैसे मान लीजिए मैं एक कुछ किसी श्रेणी का लिख रहा हूं, कोई एक सीरीज लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा है 1 1 1 1 2 3 1 2 1, ये एक सीरीज लिखी है, ठीक है। इसमें पूछूं कि इस सीरीज में, इस बंटन में बारंबारता क्या है, तो आपने कहा कि वो जो 1 नंबर है, 1 है, वो कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार आया है। 1 आया है 3 बार, 1 आया है 3 बार, 2 आया है 2 बार, और 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 1 बार। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे ज्यादा आया है 1, ये 3 बार आया है। तो इसका, इस सीरीज, इस बंटन का जो बारंबारता आएगा, जो बारंबारता आएगी, इसकी बारंबारता जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1। तो इसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक, इसी चीज को हम दिखाते हैं हिस्टोग्राफ से। किससे दिखाते हैं, इसी चीज को हम दिखाते हैं हिस्टोग्राफ से। इसी को आयत चित्र भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आयत चित्र भी बोलते हैं। आपको मैं एक बार बता के दिखाता हूं कि हिस्टोग्राफ बनता कैसे। आपने जैसे ऐसे पढ़ा होगा कि इस तरह से, ये इसको बोलते हैं आयत चित्र, इसको बोलते हैं आयत चित्र। मेरी बात समझ आ रही है। इसको गैपिंग करके भी लिखा जा सकता है या बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं आयत चित्र। तो बारंबारता को इस तरह से हम आयत चित्र द्वारा, यानी हिस्टोग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये देखिएगा, ये तो नॉर्मल सा सवाल है। देखो इसको कैसे बनाओगे आप। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ ऑफ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। मतलब एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल बदले ना। तो आयत के क्षेत्रफल को यदि आपको कांस्टेंट करना है तो सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सा सिंपल सा। 60% की वृद्धि हो रही है, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। नॉर्मली आपको 3/5 तो लिखना ही है, 60% तो लिखना ही है। वृद्धि हो गई है तो 100 प्लस कर देते हैं, 100 का मतलब 1 प्लस कर देंगे, यानी ये 8/5 आ जाएगा। अब आप देखोगे यहां से, अब आप एक चीज देखोगे कि इस 5 से इस 5 को कैंसिल करेंगे, ये 3/8 लिखा है, और 3/8 का मतलब होता है सिंपल सा 37.5। खत्म कहानी। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। 60% की वृद्धि कर दी है, 60, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 60% की वृद्धि तो 160, और मैंने बस कुछ नहीं इसको सॉल्व किया है, ठीक है। 160 गुणे 100, आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, बशर्ते इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मेट अपनाया है। कैलकुलेशन इससे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्लियर, ये देखिए इसको बनाइए। देखिए इसको बनाइए। क्या है, 2018 में अमित का वेतन इतने रुपए था या है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन क्या था, मतलब 16 पुराना वेतन आपसे पूछा जा रहा है। 2016 में क्या वेतन था ये पता नहीं, 2 इंक्रीमेंट लग गए हैं, पहला इंक्रीमेंट 10%, दूसरा इंक्रीमेंट 15% का। तो फाइनल 2018 में इतना वेतन उसका हो गया है। 2016 में क्या वेतन था ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात ये है, आप इस चीज को समझिएगा जरा। यहां पर देखिएगा, देखिएगा इधर 10% की फ्रैक्शन है आपके पास 1/10,
बढ़ गया है तो 10 से कितना हो गया है 11। 15% की यदि हम फ्रैक्शन की बात करें तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, यानी 20 पर 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 23। ओवरऑल यदि हम रिजल्ट देखें तो ये 200 है और ये है हमारे पास 3, 5, 2, 253। 253 की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है कितनी, 1,26,500, और ये वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ गई है, ये वैल्यू हमारे पास बढ़ी है 50 गुना। ये जस्ट इसका 5 गुना लिखा है, 500 गुना, ये भी 500 गुना बढ़ जाएगी, और ये 500 गुना जब बढ़ेगी तो ये वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख का मतलब सी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है, 10% बढ़ गई है, ये वृद्धि हुई है 10%, तो वृद्धि का मतलब होता है 1/10, 10 से 11, 10 पर 1 वृद्धि। 15% ये भी इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, तो 15% का मतलब हुआ कि 20, 3/20, 20 पर 3 का इंक्रीमेंट 23 हो गया। फाइनली जब सॉल्व किया इसको 253, ये बराबर दिस, तो आंसर हमारे पास सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल था ये देखो जरा इसको, कह रहे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप एक चीज को देखिए, इसको समझना जरा। इस चीज को आप ऐसा समझो कि दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है। एक संख्या, आपने एक चीज समझी कि पहली संख्या आपने पढ़ा रखा होगा एक फार्मूला कि फर्स्ट नंबर, पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या, इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपने पढ़ रखा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मेरे पास संख्याओं की बात करें तो उनका पहली संख्या मुझे दे रखी है 48, हमसे सेकंड नंबर तो पूछा ही गया है, सेकंड नंबर हमसे पूछा ही गया है, और महत्तम समापवर्तक 6 दे रखा, लघुत्तम समापवर्तक 432 दे रखा है। अब क्या करना है इसको, बस भाई काटना पीटना है, और क्या। ये देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 से इसको काटोगे तो 8×5 40 और 8 छको कितना 32। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर निकल के आएगा, सेकंड नंबर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 54। यानी कि सी ऑप्शन फाइनली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये बनाओ जरा, इसका क्या अप्रोच है आपके पास, कैसे बनाते हो ऐसे सवालों का, बताइए। देखिए यहां पर k का मान पूछा है, काम करो a b c सबको बराबर रख दो, तो जिससे ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। यानी आप a b c इन तीनों की जगह क्या मान लीजिए, आप 1 मान लीजिए, तीनों की जगह आप 1 मान लीजिए, तो 2/1 2/1 2/1 आ जाएगा। और k का मान पूछा जाए तो सीधे 2 बता दो। अरे भाई 2/1 2/2 1/, सब k के बराबर है, और फाइनली इसका आंसर क्या है 2। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, और c का भी मान 1 है। ऐसा करने से अच्छा आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहां पर एक के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के मान क्या है, बराबर है। 1 की जगह आप 2 भी मान लेते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। नहीं समझे आप? जैसे आप a b c की जगह आप 2 मानते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/2, और 4/2 जब सॉल्व होगा तो ये 2 ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसका मान 3 मानते हो, इन तीनों का मान क्या मानते हो 3, जब 3 मानोगे तो ये 6/3 आ जाएगा। फाइनली कितना आएगा 2। 2 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। मेरी बात समझ पा रहे होगे, इस सवाल को नहीं है, ठीक है, इस सवाल को अब बने का एक भिन्न का हर अंश से दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो दुगने से एक अधिक है, क्या एक अधिक है, हर उसका। तो हमने कहा दुगने से एक अधिक ये तो है नहीं, दुगने से एक अधिक ये भी है, दुगने से एक अधिक ये भी है, दुगने से एक अधिक ये भी है। अब कह रहे अंश में 2 जोड़ने पर
और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। अंश में यदि हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और हर से अब यदि हम इसमें 3 घटा देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। इसका आंसर तो 2 आ रहा है, यानी ये कट गया। यदि हम इसकी बात करेंगे तो अंश में हम क्या जोड़ रहे हैं, अंश में हम 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, और हर से हम 3 घटा देंगे तो ये है, इसमें से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा, उत्तर आ जाएगा ये, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंडीशन पढ़ो, सेटिस्फाई करो। एक बार फिर से देखो, एक बार अब फिर से देखिए इस चीज को, हम क्या कह रहे हैं। ऑप्शन देखिए, फटाफट बनाओ। ऑप्शन देख करके या फटाफट बना सकते हो। ऑप्शन ने कहा कि भाई अंश के दुगने से 1 अधिक है क्या, हर। तो अंश का दुगना किया 2 आया, 1 अधिक यानी 3 आना चाहिए, 3 है नहीं, इसको हटो काटो। अंश का दुगना किया 4, उसमें से 1 अधिक किया 5, यानी दुगने से 5 अधिक है, मतलब 5, ये ठीक है 5 है, दुगने से 5 अधिक ये भी है, दुगने से दुगना किया जिसमें से 1 अधिक ये भी है, दुगना किया 1 अधिक है, 1 अधिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कहिए, अंश में 2 जोड़ें और हर से 3 घटा दें। तो अंश में यदि आप 2 जोड़ोगे तो ये 4 आएगा, इसमें से 3 घटाओगे तो ये आएगा 2, इसका रिजल्ट आएगा 2, लेकिन हमें 2 रिजल्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, इस ऑप्शन को चेक करो, इसमें बोला है कि अंश में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, और हर से 3 घटाओगे, इसमें 3 घटाओगे, इसमें से 3 घटाओगे तो फटाफट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यही ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फाइंड डी, ठीक है। इसको देखो भाई, ये कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल है ना, बहुत इजी सवाल है ये। कह रहे 2 घनों के आयतनों का अनुपात ये है, यदि आयतनों का अनुपात ये है तो मुझे ये बता सकते हो साइड का क्या रेशियो होगा। इसके साइड्स का क्या रेशियो होगा, साइड का रेशियो होगा जस्ट इसका क्यूब रूट ले लो, 3:4। यदि वॉल्यूम का ये रेशियो है, उनके आयतन का ये रेशियो है 27 और 64, और आयतन से यदि मुझे भुजा पे जाना हो तो जस्ट आप इसका क्या ले लीजिए, जस्ट इसका आप क्यूब रूट ले लीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू भुजा। साइड मिल गई। अब क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। यदि आपको एरिया का रेशियो चाहिए तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, 9:16। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया, सब यूनिट से काम होता है और कुछ नहीं, सारे काम यूनिट से हैं। इसको देखो, कहा इसने कि मासा 1, यदि संख्या ये इसका मासा 8 है और लासा 24 है, ए का मान है। ये तो बहुत ही आसान है भाई, बता सकते हो आप ए का मान क्या आएगा, क्या आएगा ए का मान, आप बताइए जरा। ए का मान 12 होगा, यदि 12 यहां रखेंगे तो उसका मासा आ जाएगा 4, 12 यहां रखेंगे तो उसका लासा आ जाएगा 24। आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्लियर। ये देखिए, इसको बनाइए भाई, इसको बनाओ एक बार अच्छे से पढ़ो इसको, कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन आया है, क्या करोगे आप। कमरे की लंबाई 10% घटाई गई मतलब 1/10, यानी 10 थी, 1 घटा दी गई तो बची कितनी, 9। चौड़ाई 20% घटाई गई है, चौड़ाई कितने % घटाई गई, 20%। 20% चौड़ाई घटाई गई है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 थी, 1 घटा दी, बची कितनी, 4। और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाई गई मतलब 1/20, इसका मतलब है 20 थी, 20 पर 1 बढ़ा दी गई, कितनी हो गई, 21। अब क्या करना है आपको, आगे की कहानी के इन सबका गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, यानी कि 76, 75। क्लियर। हाँ, तो अब ये कितना कम है, ये कम है 224 कम है।
तो 1000 पे कितने परसेंट बनेगा इसका? 24.4%। भाई 244 कम है ये 1000 पे, 244 कम है ये 1000 पे, तो परसेंटेज कहता 100 पर देखो कितना कम है, तो 100 पर कम है 24.4%, यानी कि बी ऑप्शन फाइनली राइट हो जाएगा। ये क्लियर? बी ऑप्शन हमारे पास फाइनली राइट हो जाएगा। इसको बनाओ भाई, ये बनाओ, उसको कैसे बनाओगे आप? किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर, देखो ये पूरी लेंथ है 15 मीटर है, 17 सेंटीमीटर लंबा कमरा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श है, और वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स की संख्या बतानी है आपको, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, इनकी संख्या क्या है आप बताओगे। तो हमने कहा कि कमरे की जो लेंथ है वो है 15 मीटर, मतलब 1500 मीटर आ जाएगा, और 17 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 1517 फाइनल सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसकी ब्रीथ आ जाएगी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर। पक्का? अब हमको न्यूनतम संख्या बतानी है, इसलिए इसका निकालना पड़ेगा क्या? एचसीएफ, इन दोनों का, इन दोनों साइड्स का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका निकाल लो डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आएगा 615। 615 के ऐसे फैक्टर आप करो, 615 के आप ऐसे फैक्टर करो जो प्राइम नंबर में टूटे। मैंने 5 का भाग लगा दिया 615 में, 5 का जब भाग लगाओगे तो ये आएगा कितना? 5 एकम 5, ठीक है, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 123। तो आप इसको फिर 3 से भाग लगाओ, यानी कि 5 गुणे, जब आप 3 से भाग लगाओगे तो आएगा 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी 41। देखो 5 तो यहां पर मौजूद नहीं है, यानी 5 तो होगा नहीं इसके। यहां पर क्या क्या नहीं होगा जरा समझना, यहां 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है। तो 5 और 3 तो है नहीं, हटाओ, ये 5 और 3 ही है नहीं, हटाओ। 41 यहां पर पे भी मौजूद है, 41 यहां भी, चूंकि 41 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? इसका एचसीएफ आ गया, इसका जो एचसीएफ आया फाइनली, तो डिफरेंस आया था, इसका एचसीएफ जो आया है वो आया है 41, ठीक है। एचसीएफ इसका 41 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है कि दोनों की जो लेंथ है 1517 902, इसका मिनिमम साइड आ गई 41। अब मुझे यदि इसके नंबर ऑफ टाइल्स पता करने हैं तो 41 गुणे 41, यूनिट डिजिट इसका 1 है, यहां पर 4, यानी इस सवाल का उत्तर आना चाहिए यूनिट डिजिट में 4। बात समझे? 7 दूनी 14, ऊपर यूनिट डिजिट है 4, नीचे यूनिट डिजिट है 1, तो 1 में कितने का गुणा कर दें जो ये वैल्यू मिल जाए, यानी 4 का। तो इकाई अंक वो होगा जिसमें आंसर वो होगा जिसका इकाई अंक 4 होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है पूरा? थोड़ा सा लेंदी था ये सवाल, और कुछ नहीं। यहाँ पर एचसीएफ मैंने निकाला थोड़ा जुगाड़ से। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ कभी भी एक चीज ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो है वो मैं यहां पे बता देता हूं। एचसीएफ हमेशा डिफरेंस से, जो मिनिमम डिफरेंस से छोटा या उसका कोई फैक्टर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आगे देखो जरा, जैसे ये सवाल देखो, इसको कैसे आप बनाएंगे? इकाई अंक पता करना है, इसमें बहुत सा सिंपल सा सवाल है ये। तो इसमें 4 से भाग लगाओगे तो ये 3 की पावर आ जाएगा 3, जिसका इकाई अंक होगा 7। मैंने क्या किया? 167, यानी 67, 167 नहीं लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिए, क्योंकि मैं पावर में लगा रहा हूं 4 का भाग और फाइंड करना चाह रहा हूं रिमाइंडर। तो जब भी किसी संख्या में 4 का भाग लगाना हो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लो। तो यहां से लास्ट का जो 2 डिजिट आएगा वो आएगा 3 रिमाइंडर। जब आप भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और ये जो रिमाइंडर 3 आए पावर में अकर हो जाएंगे, और वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 7, यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा? 7 होगा। समझ में आ रहा है? इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? ये देखो भाई, इसको कैसे बनाते हैं आप?
x प्लस वाई बराबर 2z, तो देन इसका मान बताओ मुझे क्या होगा। 4 2 6, हाँ x बराबर रखो आप 4, y बराबर रखो 2 और z बराबर रख दो 3, सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 2 6 और 3 दूनी 6, सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब वो यहाँ पर वैल्यू जो पूछी गई वहाँ पे रखो। x की जगह आपको रखना है 4, और 4 से आप 3 जाएगा 1 बचेगा, प्लस z की जगह आएगा 3 बटे y का मतलब 2, और 2 से जब 3 जाएगा तो यहाँ से -1 बचेगा। 4 प्लस 3 -1, फाइनल आंसर आ जाएगा 1, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं किस तरह से फाइनली अप्रोच रख रहे हैं। यहाँ पर 1 1 रखने से ये वैल्यू 0 हो रही है, नंबर बटे 0 इन्फिनिटी का केस बन रहा है, इसलिए नंबर आपको बदलने पड़ेंगे और बदल के कुछ नए नंबर रखने पड़ेंगे। तो मैंने x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 3 मान लिया। जैसे आप मानोगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए 4 प्लस y की जगह 2 रखोगे, 6 और z की जगह आपको क्या रखना है, z की जगह आपने 3 रख दिया, तो ये 6 बराबर 6 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देन आप ऐसा कर सकते हो कि x की जगह आप 4, यहाँ पर मैंने रख दिया x की जगह 4 से आप z यानी कि 3 माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर आपने रखा z बराबर 3 बटे y माइनस जेड का मतलब है, y माइनस जेड का मतलब -1, फाइनल आंसर आ गया आपको 1। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।